Hello and welcome to your Med and Tutti Educational Channel. Dear friends, अभी से पहले हम लोग स्टडी किए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या समझे थे कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियो मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। तो जाहिर है अगर दोनों के मेम्ब्रेन को कनेक्ट करता है तो खासकर अगर ये न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन को कनेक्ट करता है देन डेफिनेटली अगर न्यूक्लियस में कोई ना कोई अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो बाय प्रोडक्ट बनता है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता होगा। साथ ही साथ अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम एसोसिएटेड है, रफ बना हुआ है, तो भी कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट आता होगा। अब ये भी समझे कि सेल के अंदर और भी बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं ना, जितने भी सेल ऑर्गेनल है कुछ भी कोई भी फंक्शन होगा तो बाय प्रोडक्ट बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। उस वेस्ट प्रोडक्ट का क्या होगा, सेल के बाहर कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो एक तो आगे समझेंगे कि अगर कोई ऑर्गेनल डेड हो जाता है, कोई ऑर्गेनल वेस्ट हो जाता है, कोई ऑर्गेनल नॉन फंक्शनल हो जाता है, लेस फंक्शनल हो जाता है, तो क्या होता है वो हम बात करेंगे जब स्टडी करेंगे हम लोग लाइसोसोम की बात करेंगे। अब ये समझ लें जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसका क्या होता है। तो हम लोग बेसिकली रफली समझ लें कि मान लीजिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है क्या, इससे एसोसिएटेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम समझ रहे हैं, इसके बारे में बहुत कुछ समझे। अब अगर इसके अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट आता है, इसके अंदर कोई वेस्ट प्रोडक्ट बनता है चाहे न्यूक्लियस है कहीं से, तो क्या होगा कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है लास्ट में समझे थे ये जमा होने लगेगा और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक जगह रप्चर करेगा, स्वाइलो कर जाएगा, बाहर से फूलना शुरू हो जाएगा और उसमें ये बाय प्रोडक्ट जमा होना शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि जब इसमें काफी सारे बाय प्रोडक्ट जमा हो जाएंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया। अब इसके बाद ये क्या होगा, शेप लेना शुरू कर देगा, ये शेप में आ गया। फिर क्या होगा, इनके जो बाय प्रोडक्ट होंगे ये बाय प्रोडक्ट इनके एज पर जमा होना शुरू हो जाएंगे, इस तरह से स्टेप ले लेना। इसके बाद फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट जमा किए थे, वेस्ट प्रोडक्ट इस तरह से अलग हो जाएगा। फिर ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट एक साथ फ्यूज हो जाएगा और फ्यूज हो जाने के बाद मेम्ब्रेन के पास आएगा और मेम्ब्रेन से के द्वारा ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट वापस बाहर कर दिए जाएंगे। सारी प्रोसेस को समझेंगे। वास्तव में ये जो स्ट्रक्चर बना है यही स्ट्रक्चर क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बातें स्टडी की बात है, डिस्कवरी की बात करते हैं, फिर डिटेल समझेंगे इनको। तो आज हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले गोल्गी कॉम्प्लेक्स किन्होंने देखे, कौन देखे और कहां देखे, तो इसकी जो डिस्कवरी किए, डिस्कवर्ड बाय, है ना, इट वाज डिस्कवर्ड बाय इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट जिसका नाम था कैमेलियन गोल्गी। कौन डिस्कवर किए थे, कैमेलियन गोल्गी, ये इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। कहाँ देखे थे ये, तो ये देखे थे इन द साइटोप्लाज्म
साइटोप्लाज्म समझ रहे हैं ना, सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है। साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल ऑफ कैट एंड ऑल, कैट एंड ऑल है ना, कैट एंड ऑल, बिल्ली और उल्लू, इनके नर्व सेल को स्टडी कर रहे थे। तो इनके नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ सब्सटेंसेस देखे, चंद्राकार सब्सटेंसेस देखे, कुछ स्फेरिकल सब्सटेंसेस देखे जिसे स्फेरियोसोम कहा, और उस स्फेरियोसोम का से चेंज होते हुए देखे, जिसे इन्होंने क्या कहा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। बाद में इन्हें पैरेसीटो ने इन्हें कहा डिक्टियोसोम। ये कहाँ देखे थे, डिक्टियोसोम ये देखे थे प्लांट सेल में। आगे चलकर प्लांट सेल में कुछ ऐसे पैकेजिंग बने देखे थे जिसे उन्होंने क्या कहा था, डिक्टियोसोम कहा, राइट। अब इससे पहले आप समझ लेते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स को स्टडी कैसे किया गया था। तो इसके लिए यूज किया गया था यूजिंग सिल्वर स्टेन और हैवी मेटल इम्प्रेजनेशन टेक्निक, यूजिंग सिल्वर स्टेन और हैवी मेटल इम्प्रेजनेशन टेक्निक। अब बात यह है कि इनके लिए सिल्वर स्टेन का यूज क्यों किया गया। तो जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइटोप्लाज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। सो इसीलिए साइटोप्लाज्म में ये आसानी से नहीं दिख पाता। जब इन्होंने हैवी मेटल इम्प्रेजनेशन टेक्निक का उपयोग किया, सिल्वर स्टेन का यूज किया, तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्टेन हो गया और वो अलग तरह से दिख गया। ठीक है, आगे बाल्बर ने नेक्स्ट बायोलॉजिस्ट थे बाल्बर ने इन्हें लाइपोकॉन्ड्रियोम कहा। इसे बाद में बैकर्स बॉडी भी कहा गया, और इसी को डॉल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहा गया। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए, खासकर एम्स एंट्रेंस एग्जाम्स में, एएफएमसी में, कुछ डायरेक्ट आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स ना दे करके ऑप्शन में लाइपोकॉन्ड्रियोम दे सकते हैं, बैकर्स बॉडी दे सकते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर आपको डॉल्टन कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। तो आपको ये भी नाम याद रखना पड़ेगा कि चाहे आप लाइपोकॉन्ड्रियोम की बात कर दें, बैकर्स बॉडी की बात कर दें, डॉल्टन कॉम्प्लेक्स की बात करें, डिक्टोसोम की बात करें, सब के सब एक ही व्यक्ति, एक ही सेल ऑर्गेनल के विविध रूप हैं। आदमी को क्या होता है ना, कई रूप, विविध रूप होता है ना आदमी को, तो इसके भी कई रूप है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे चलकर इनको जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किए थे, तो वो थे डॉल्टन एंड फेलिक्स ने इनका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया। इन्होंने क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया
डॉल्टन एंड फेलिक्स में, डॉल्टन एंड फेलिक्स। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि सारे सेल ऑर्गेनल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हो या सारे सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स सारे सेल में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे भी सेल हैं जहां गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं पाए जाते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का सीधा संबंध है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का सीधा सा संबंध है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल से। इसका सीधा संबंध है सेल के अंदर के कुछ मटेरियल्स को, कुछ केमिकल्स को, कुछ सब्सटेंसेस को पैक कर सेल के बाहर निकालने से। तो जाहिर है कि सेल कुछ ऐसे सेल हैं जिनका संबंध सब्सटेंसेस के रिमूवल से नहीं है, जिनका संबंध पैकेजिंग से नहीं है, तो वहां पर आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलेगी। जबकि कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो पैकेजिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, जैसे जितने भी ग्लैंड्स हैं, सीक्रेट करते हैं हार्मोन का। हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? कहीं ना कहीं पैकेजिंग होगा ना, उनकी पैकिंग होगी ना। तो जहां भी पैकिंग होगी, पैकिंग में प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग गोल्गी कॉम्प्लेक्स करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है, कहाँ कहाँ नहीं मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा ठीक है तो बताइए ये कहाँ कहाँ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि प्रिमिटिव सेल जो थे यानी प्रोकैरियोट्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं मिलता है, क्योंकि वो सिंपल स्ट्रक्चर थे और जितना सिंपल स्ट्रक्चर होता है उतना कम वेस्ट मटेरियल होता है। जितना सिंपल स्ट्रक्चर उतना कम वेस्ट मटेरियल। बिल्डिंग को है जितना सिंपल बनाइए उतना कम वेस्ट जाएगा, जितना कॉम्प्लेक्स बनाइएगा उतना ज्यादा वेस्ट जाएगा। जैसे आज के लोग अंडर प्लास्टर वायरिंग करते हैं। तो अंडर प्लास्टर वायरिंग क्या हुआ, पहले वो दीवार बना है ना, दीवार लगाए, उसके बाद काटते हैं, उसको काट कर निकालते हैं, फिर उसमें पाइप डालते हैं, फिर वायरिंग डालते हैं। तो उसमें काफी सारा मटेरियल वेस्टेज होता है नहीं होता है। अब प्लास्टर में फाइन प्लास्टर की बात हो रही है, आज की डेट में बहुत से लोग फाइन प्लास्टर करते हैं कि भाई इस पर हमें पुट्टी कराना है, ये कराना है, तो फिर इसमें वेस्टेज होता है। कहने का मतलब ये कि जितना प्रोसेसिंग जितना ज्यादा होगा वेस्टेज उतना ही ज्यादा। प्रोकैरियोटिक में प्रोसेसिंग बहुत कम थे, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होते हैं। इसी तरह से ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की स्पर्म सेल में, स्पर्म सेल ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इनमें भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होते हैं। मैच्योर सीव ट्यूब कहाँ पाया जाता है? मैच्योर सीव ट्यूब, इनमें भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होते हैं। कुछ है इनका तो क्या काम है, रूट से वाटर मिनरल पहुंचा दिए, लीफ का फूड को पहुंचा दिए, और क्या मतलब है किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट का, बाई प्रोडक्ट का। इसी तरह से ये मैच्योर स्पर्म सेल में, बट मैच्योर स्पर्म सेल में पूरी तरह से एब्सेंट नहीं रहता है। इसमें ये रहता है प्रेजेंट एज एक्रोसोम, थोड़ा सा रहता है एक्रोसोम। आगे हम स्टडी करेंगे। ये स्पर्म सेल है, ये इसका माइटोकॉन्ड्रियन हो गया, और यहाँ पर इसके टिप पर यहाँ पर ये रहेगा एक्रोसोम, यहाँ पर रहेगा ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा। इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स में लाइजिंग एंजाइम रहेगा, लाइजिंग एंजाइम। इसका क्या काम है, जैसे ही यह स्पर्म सेल ओवम के कांटेक्ट में आता है
ये ओवम के मेम्ब्रेन को लाइजेज कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, तोड़ देता है, क्योंकि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं, एसिडिक एंजाइम होते हैं, तो इसको लाइजेज कर देता है, तोड़ देता है, ताकि इसका जो न्यूक्लियस है स्पर्म का वो ओवम के अंदर जा सके। राइट? तो हम कह सकते हैं कि मैच्योर स्पर्म सेल में एब्सेंट रहता है, लेकिन ये प्रेजेंट रहता है एक्रोसोम। इसी तरह से ये मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी अगेन मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में ये एब्सेंट रहेगा। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनल है जहां पर कुछ सेल्स है जहां पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट है। कहां? प्रोकैरियोटिक सेल, ब्रायोफाइट के स्पर्म सेल में, टेरिडोफाइट के स्पर्म सेल, मैच्योर सीड ट्यूब में, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में। लेकिन मैच्योर स्पर्म सेल, मैच्योर स्पर्म सेल सॉरी स्पर्म सेल में ये एक्रोसोम के रूप में प्रेजेंट है। राइट? अब बात करेंगे कि तो ये कहां सबसे ज्यादा रहता है, कहां सबसे ज्यादा रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछिएगा, ध्यान रखिए। तो सबसे ज्यादा कहां रहता है? रीचिन, यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहां सबसे ज्यादा रहता है? तो सबसे ज्यादा रहेगा नर्व सेल में। मैंने पहले कहा जहां सेक्रेशन ज्यादा होगा, तो नर्व सेल में, ग्लैंडुलर सेल में, गॉबलेट सेल में, सलाइवरी ग्लैंड में, स्पर्मेटिड्स पर और डिवाइडिंग सेल में काफी प्रचुर मात्रा में गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाए जाएंगे। कहां कहां पाए जाएंगे सबसे ज्यादा? तो कहिए नर्व सेल में। जितने भी सेक्रेटरी सेल हैं, किसी भी तरह के सब्सटेंस का सेक्रेशन हो रहा हो, चाहे वो लीवर हो, पैंक्रियाज हो, कुछ भी हो, उसमें। गॉबलेट सेल में अगेन कहां रहेगा? सलाइवरी ग्लैंड में बहुत ज्यादा, सलाइवरी ग्लैंड में। अगेन कहां ज्यादा रहेगा? स्पर्मिट्स में और डिवाइडिंग सेल में प्रचुर मात्रा में रहेगा। कहां कहां बहुत ज्यादा रहेगा? नर्व सेल, सेक्रेटरी सेल, गॉबलेट सेल, सलाइवरी ग्लैंड, स्पर्मिट्स और डिवाइडिंग सेल। यहां पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स बहुत अधिक मात्रा में पाए। आगे कहते हैं क्या कि गोल्गी बॉडी कहीं कहीं पर मसल सेल का गोल्गी बॉडी अलग होता है, मसल सेल का गोल्गी बॉडी अलग होता है। मसल सेल में छोटे छोटे गोल्गी बॉडी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आइडियोसोम। आइडियोसोम का संबंध किससे है? आपसे पूछ सकता है, किससे है? मसल सेल से। इसका संबंध किससे है? गोल्गी बॉडी से। ये क्या है? तो स्मॉल गोल्गी बॉडी है, छोटे छोटे गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी। क्या? आइडियोसोम। क्या? इनका संबंध मसल सेल से है। तो मसल सेल्स के गोल्गी बॉडी छोटे छोटे होते हैं, फाइन होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आइडियोसोम। राइट? अब आगे कह रहे हैं इसको और किस नाम से जानते हैं? तो गोल्गी बॉडी को हम लोग प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। क्या? प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। अब भाई ये कौन सी बला है? प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल। आपने कह दिया जी, मान लिया कि गोल्गी बॉडी प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। आपने कहा, मैंने मान लिया। क्यों कहा? कम से कम ये तो बता दीजिए, क्यों कहे से प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल? तो इसलिए कि
किसी भी सेल में गोल्गी बॉडी का साइज क्या होगा, गोल्गी बॉडी की नंबर क्या होगी, मेटाबॉलिक स्टेट पर निर्भर करेगा। अगर सेल मोर एक्टिव है तो उसका गोल्गी बॉडी बड़ा होगा, उसमें बड़ी संख्या में प्रचुर मात्रा में गोल्गी बॉडी। अगर कोई भी सेल कम एक्टिव है तो गोल्गी बॉडी छोटे होंगे, कम होंगे। अगर इनएक्टिव है नहीं सेल बढ़ जाएगा। तो चूंकि इनका साइज और इनका नंबर डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटी, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिक सेल। राइट। अब कहते हैं कि ये बताइए कि किस सेल में सबसे अधिक गोल्गी बॉडी पाए जाएंगे, किस सेल में सबसे अधिक गोल्गी बॉडी पाए जाएंगे, तो दैट इज राइजॉइडल सेल ऑफ कारा एल्गी, राइजॉइडल सेल ऑफ कारा एल्गी। इसमें सबसे ज्यादा एंडोप्लाज्म गोल्गी बॉडी पाया जाएगा। इसी तरह से प्लांट और इनवर्टिब्रेट में छोटे छोटे जो गोल्गी बॉडी पाए जाएंगे, प्लांट और इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट जिनके बैकबोन नहीं होते हैं, तो इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट सेल में तो डिक्टोसोम क्या होते हैं, स्मॉल गोल्गी बॉडीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट, यानी इनवर्टिब्रेट और प्लांट में छोटे छोटे गोल्गी बॉडीज पाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डिक्टोसोम। राइट। अब आगे बात करते हैं क्या गोल्गी बॉडीज की नंबर, साइज तो समझ में आ रहे हैं कि डिक्टोसोम के रूप में पाया जाता है, इनकी नंबर क्या कहीं ज्यादा और कम होता है। देखिए, तो एक चीज जान लीजिए कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पर सबसे अधिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। जितनी ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। और कभी कभी ये कुछ इसेंशियल सब्सटेंसेस भी सीक्रेट करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि प्लांट का जो रूट कैसे ग्रो करता है, तो प्लांट का रूट ग्रो करेगा तो सबसे आगे भी क्या बनेगा, रूट कैप। वास्तव में समझते रूट कैप है क्या, तो हम लोग समझ रहे थे लोअर क्लास में आपको बताया गया होगा कि रूट कैप इज जस्ट लाइक, वो जो बोरिंग करता है ना, तो बोरिंग करता है तो एक मेटल्स का, लोहे का एक स्ट्रक्चर आता है कोनिकल शेप का, कोनिकल है ना, स्ट्रक्चर लगा देता है ना, जिसको घुमाते हैं तो क्या होता है, वहां से मिट्टी कटती है, वो नीचे की ओर चलता चला जाता है। आप उसको भी देखते हो कि जो बोरिंग करते हैं पानी डालते हैं, रूट का भी ठीक नहीं है। रूट को क्या होता है कि सॉइल में नीचे की ओर बढ़ता है ना, तो सॉइल में नीचे की ओर बढ़ता है तो सॉइल क्या है, बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स है। अभी सॉइल पार्टिकल्स ड्राई ही है, अब ड्राई है, अगर सूखे हुए सॉइल पार्टिकल्स हैं तो उनमें रूट अगर इंटर करेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण पॉसिबिलिटी है कि जो रूट कैप है डैमेज हो जाए। अब इसे बचाने के लिए रूट कैप में खासकर इस एरिया में या जो उसके नीचे के हिस्से हैं, जो नीचे के हिस्से हैं, ठीक है, जोन ऑफ इलोंगेशन में, जोन ऑफ मैच्योरेशन को छोड़ दीजिए, जोन ऑफ इलोंगेशन में, तो रूट कैप पे सबसे ज्यादा गोल्गी बॉडी पाया जाएगा। और ये जो गोल्गी बॉडी पाया जाएगा, इस गोल्गी बॉडी में लुब्रिकेटिंग एंजाइम होंगे, इस गोल्गी बॉडी में लुब्रिकेटिंग एंजाइम होंगे। आप कह सकते हैं क्रीम है या वैसलीन जैसे सब्सटेंसेस होंगे, लुब्रिकेटिंग एंजाइम होंगे, सो दैट रूट सॉइल में आसानी से इजीली जा सके। तो कहते हैं क्या कि रूट कैप में सबसे ज्यादा गोल्गी बॉडी पाया जाएगा जो म्यूसिलेज सेक्रेट करता है। रूट कैप क्या सेक्रेट करता है, म्यूसिलेज सेक्रेट करता है। और गोल्गी बॉडी ऑफ रूट कैप, गोल्गी बॉडी ऑफ रूट कैप ये सेक्रेट करता है म्यूसिलेज। अब म्यूसिलेज क्या करता है, रूट को, कैप को
लुब्रिकेट करता है, जिससे कारण आसानी से आगे बढ़ता चला जाता है, राइट। अब अगर सेक्रेशन की बात करते हैं, इसका देखिए मेन रोल सेक्रेशन नहीं है। जितने भी सेक्रेटरी सेल है वो अपने सेक्रेशन के लिए गोल्गी बॉडी या डिक्टोसोम पर ही निर्भर करता है। यानी क्या करेंगे, अभी आप क्या समझ लेते हैं, सेल के अंदर, जैसे सेल के अंदर ये मान लीजिए न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाद आप ये मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है, जो भी है, यहां से ये निकला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला, ठीक है, यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहीं से भी अगर सेक्रेशन होने की बात होती है तो वो सेक्रेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आकर के सेक्रेट होने लगा, सेक्रेट हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहां बना दिया स्फेरोसोम, क्या बन गया, स्फेरोसोम। अब इसके बाद स्फेरोसोम क्रियाला होकर मॉडिफाइड हो गया, मॉडिफाइड होकर के ये इसका शेप चेंज होने लगा, ये शेप चेंज हुआ। अब ये शेप चेंज होने के बाद ये सीधा ले लिया किसका रूप, ये ले लिया गोल्गी बॉडी के फॉर्म में आ गया। अब ये जैसे कि हम पहले बात किए थे, गोल्गी बॉडी में क्या हो जाएगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसके एंड्स पर जमा होने लगे। जब एंड्स पर ये काफी सारे जमा हो जाएंगे तो ये क्या हो गया, ये एंड्स रिलीज हो गया और ये क्या बन गए, ये गोल्गी सिस्टर्न बन गए। हम आगे ही समझेंगे, गोल्गी सिस्टर्न बन गए। अब इसके बाद ये दोनों फिर आगे जाकर फ्यूजअप होंगे। तो कहते हैं क्या, जितने भी सेक्रेटरी सेल्स हैं वो अपने सेक्रेशन के लिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स या डिक्टोसोम पर डिपेंड है, राइट। अब इनकी स्ट्रक्चर, गोल्गी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, कहां और किसने स्टडी किया था, तो स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये स्टडी किए थे डाल्टन एंड फेलिक्स ने, और डाल्टन एंड फेलिक्स ने कहां स्टडी किए थे, तो ये स्टडी किए थे, बोलिए, रूट रैट के एपिडिडाइमिस में। कहां, एपिडिडाइमिस ऑफ रूट कैप ऑफ रैट। अब एपिडिडाइमिस में जानने के लिए हमारे चैनल पे एपिडिडाइमिस मेड एंटिटी सर्च कीजिए, काफी अच्छी तरह से समझाया हुआ है। एपिडिडाइमिस काफी अच्छी तरह समझाया हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। तो डाल्टन एंड फेलिक्स ने गोल्गी बॉडी को कहां स्टडी किया था, क्या स्ट्रक्चर को स्टडी किए थे, रूट के एपिडिडाइमिस। ये बोले कि जो गोल्गी बॉडी होता है वो 3 सिंगल सेल्ड कंपार्टमेंट का बना हुआ ऑर्गन है। कौन कौन, पहला गोल्गी सिस्टर, ये जो बन गया ये हो गया गोल्गी वेसिकल, गोल्गी वेसिकल, ये गोल्गी वेसिकल रिलीज हो गया, गोल्गी वेसिकल, और ये गोल्गी वेसिकल आपस में फ्यूज होकर के क्या बना देगा, गोल्गी वैक्यूल्स। अब ये गोल्गी वैक्यूल्स आकर के जैसे ही सेल मेम्ब्रेन को टच करेगा अपनी सब्सटेंस को रिलीज कर देगा। तो वही चीज होता है, ये क्या किया, ये क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, खासकर अगर रूट कैप की बात कर रहे हैं तो लुब्रिकेटिंग की, यहाँ से लुब्रिकेटिंग एंजाइम सेक्रेट रिलीज किया, पैक किया, वो ट्रांसफॉर्म हुआ गोल्गी बॉडी के रूप में, गोल्गी वेसिकल्स के रूप में जमा हुआ, फिर गोल्गी वैक्यूल्स, गोल्गी वेसिकल्स के रूप में रिलीज हुआ, दोनों फ्यूज होकर गोल्गी वैक्यूल्स बना और गोल्गी वैक्यूल्स के रूप में बनकर के उसको सेल के बाहर रिलीज कर दिया और लुब्रिकेट कर दिया। तो उन्होंने कहा था, डाल्टन एंड फेलिक्स ने, जो एपिडिडाइमिस रूट रैट के एपिडिडाइमिस से स्टडी किया था, वो बोले थे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सिंगल मेम्ब्रेनस 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं।
अब तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, वो तीन फेजेज होते हैं, पर चूंकि उन्होंने बनते हुए देखा था, बनते हुए देखा था तो उसका डिटेल स्टडी नहीं हुआ था, तो उन्हें लगा कि तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, गोल्जी सिस्टम, गोल्जी वेसिकल, गोल्जी वैक्यूल। पर उन्होंने एक बात अवश्य बता दिया था, कहते कि जो गोल्जी सिस्टम होता है यही गोल्जी वेसिकल को रिलीज करता है। गोल्जी सिस्टम गोल्जी वेसिकल को रिलीज करता है, और ये गोल्जी वेसिकल आपस में फ्यूज होकर गोल्जी वैक्यूल। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं, गोल्जी सिस्टम की बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे हम लोग गोल्जी सिस्टम की। गोल्जी सिस्टम की बात करें तो गोल्जी सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो गोल्जी सिस्टम ये जो होगा गोल्जी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अगर गोल्जी सिस्टम की बात करते हैं ये अलग अलग फेजेज में होगा। जैसे गोल्जी सिस्टम आ गया, और ये क्या बन गया गोल्जी वेसिकल, और गोल्जी वेसिकल के बाद ये फिर ये गोल्जी वेसिकल के बीच किए और यहाँ पर गोल्जी वैक्यूल। तो पहले गोल्जी सिस्टम की बात करते हैं, तो गोल्जी सिस्टम 6 to 30 सिस्टम अरेंज होंगे एक के ऊपर दूसरे से। गोल्जी सिस्टम में फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, गोल्जी सिस्टम फ्लैट स्ट्रक्चर होगा जिसमें 6 to 30 कितने 6 to 30 सिस्टम एक के ऊपर एक अरेंज रहेंगे। 6 to 30 सिस्टम एक के ऊपर एक अरेंज रहेंगे, जो एक दूसरे से 20 to 30 नैनोमीटर अलग अलग सेपरेट रहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे इंटरसिस्टर्न स्पेस। बात समझ में आ रही है कि जो गोल्जी सिस्टम है गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस से भरे हुए फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, जो 6 to 30 की नंबर में 6 से 30 की संख्या में हो सकते हैं, एक दूसरे से ऊपर 20 से 30 नैनोमीटर की दूरी पर स्थित रहते हैं, और ये आपस में मिलकर एक स्टॉक बनाएंगे जिसे हम कहेंगे गोल्जियोसोम। क्या कहेंगे गोल्जियोसोम। अरेंजमेंट ऑफ गोल्जी apparatus इज गोल्जियोसोम, राइट। अब ये जो गोल्जियोसोम है आगे चलकर क्या बना देगा गोल्जी वैक्यूल। यही गोल्जियोसोम गोल्जी सिस्टम आगे चलकर फ्यूज होगा, और ये गोल्जी सिस्टम गोल्जी वेसिकल रिलीज करेगा, और गोल्जी वेसिकल आपस में फ्यूज होगा तो वो गोल्जी वैक्यूल बना देगा। बात समझ में नहीं? गोल्जी सिस्टम तो फ्लैट स्ट्रक्चर है, 6 से 30 होगा, जो कि 20 से 30 नैनोमीटर दूर रहेगा एक दूसरे से। अब ये जो गोल्जी सिस्टम है, गोल्जी सिस्टम क्या करेगा एंड पर जो सब्सटेंसेस है ग्राउंड सब्सटेंस है वेस्ट प्रोडक्ट्स को जमा करेगा और दोनों सिरों पर फ्यूज निकाल देगा वो, और वो हम जब फ्यूज हो जाएगा तो वो बना देगा गोल्जी वेसिकल। गोल्जी सिस्टम में क्या बना देगा गोल्जी वेसिकल, और गोल्जी वेसिकल जो रिलीज करेगा वो आपस में मिलकर क्या बना देगा गोल्जी वैक्यूल्स बना देगा। आगे बात करते हैं गोल्जी वेसिकल की, ठीक है। तो फिर से समझते हैं, यानी क्या है ये आपका गोल्जी बॉडी है ना, ये गोल्जी बॉडी है। अब गोल्जी बॉडी के जो सब्सटेंसेस हैं इसको समझते हैं। गोल्जी वेसिकल क्या होता है, गोल्जी बॉडी वेसिकल, गोल्जी वेसिकल। तो गोल्जी सिस्टम है, अब गोल्जी सिस्टम में सब्सटेंसेस जमा होता रहेगा,
जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया वो गोल्गी बॉडी में है, गोल्गी बॉडी में है। अब गोल्गी बॉडी में आने के बाद ये जो सब्सटेंसेस हैं, जो भी सब्सटेंसेस इसमें जमा होंगे, जो भी सब्सटेंसेस जमा होंगे वो क्या होंगे, आगे चल करके ये इनके दोनों सिरों पर जमा होने लगेंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर ले लेगा, ये दोनों सिरों पर जमा होने लगेंगे। जो सब्सटेंसेस ग्राउंड सब्सटेंसेस बनेंगे तो जो गोल्गी बॉडी है, गोल्गी वेसिकल्स होंगे, ये गोल्गी सब्सटेंसेस से भरा हुआ है। यानी जो गोल्गी सिस्टम जो भी सब्सटेंसेस बनेगा, गोल्गी सिस्टम जो भी सब्सटेंसेस बनाएगा वो क्या होगा, बाहर दोनों किनारों की ओर ढकेल देगा, किनारों की ओर ढकेल देगा और ये दोनों साइड पर ही जमा होने लगेगा। जमा होने के बाद बाहर को ये स्वेल कर जाएगा, उभर जाएगा, ये है ना, ये उभर आ जाएगा, तो उभर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। जब ये स्वेल कर जाएगा इसी स्टेज को हम कहेंगे गोल्गी वेसिकल। क्या कहेंगे, गोल्गी वेसिकल। अब ये जो है आगे चल के पिच्ड ऑफ कर दिया जाएगा, यानी अब यही ये जो वेसिकल्स जो बना, वेसिकल्स बना दोनों सिरों पर, अगले स्टेज में क्या कर देगा कि गोल्गी बॉडी इनको रिलीज कर दिया, ये रिलीज कर दिया। इस तरह से अब देखिए 6 to 30 सिस्टम है, तो काफी सारे ऐसे मतलब गोल्गी वेसिकल्स आ गए, फ्यूज जो रिलीज हुए काफी सारे आ गए। तो आगे चल करके ये दोनों वेसिकल फ्यूज अप हो गए और ये फ्यूज अप होकर के एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लिए जिसको हम कह देंगे गोल्गी वैक्यूल। क्या कह देंगे, गोल्गी वैक्यूल। गोल्गी वैक्यूल ये फ्यूज अप हो गया, काफी सारे गोल्गी वेसिकल्स आपस में फ्यूज हो गए और जो स्ट्रक्चर बना दिए ये क्या है, गोल्गी वेसिकल। क्या है ये, गोल्गी वेसिकल, गोल्गी वेसिकल। ये भी क्या है, ये गोल्गी वेसिकल है, गोल्गी वेसिकल। कौन रिलीज किया, तो गोल्गी सिस्टम, गोल्गी सिस्टम। तो गोल्गी सिस्टम क्या रिलीज किया, गोल्गी वेसिकल। अब ये गोल्गी वेसिकल फ्यूज अप होकर के ये गोल्गी वैक्यूल्स में बदल गया। अब ये गोल्गी वैक्यूल्स मेम्ब्रेन की तरफ आया और जैसे ही मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ गया, यहाँ से रप्चर कर गया और जो सब्सटेंसेस थे ग्राउंड सब्सटेंसेस को बाहर रिलीज कर दिया। बाहर रिलीज करने के बाद ये फिर मेम्ब्रेन का पार्ट बन गया। तो आज की क्लास में इतनी। आज हम एनाटॉमी ऑफ गोल्गी बॉडी की बात किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और गोल्गी की बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।